नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जिसका पार्ट हम फोर पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियोस में पोषण एवं पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जीवों में पोषण के पद। जो जीवों में पोषण के पद हैं वो 5 पद होते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। जो ये पांचों पद हैं ये सभी जीवों में समान होते हैं। ये जो हम देखेंगे यहाँ पर कि अमीबा में पोषण, तो अमीबा में जो पोषण होता है, अमीबा जो होता है एक सरल एक कोश के प्रोटोजोआ से, यह पोषण के सभी चरणों को दर्शाता है। तो हमारा जो पहला चरण है वो है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण हमारा है, अंतर्ग्रहण में जंतुओं द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। सभी जीवों में अलग अलग अंगों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। उदाहरण में मानव हाथों के द्वारा, हाथी सूंड के द्वारा, कीट जो है मुखांग आदि के द्वारा अंतर्ग्रहण दर्शाते हैं। तो दूसरा स्टेप हमारा है पाचन। जो पाचन होता है, पाचन की प्रक्रिया में भोजन के जो बड़े अणु होते हैं शरीर में उपस्थित एंजाइमों द्वारा छोटे या सरल अणुओं में विघटित किए जाते हैं। तो और तीसरा हमारा स्टेप है अवशोषण। अवशोषण जो होता है, पचित किए हुए भोजन या पचित किए हुए अणु आंत्र की दीवारों को पार कर रक्त में प्रवेश कर जाते हैं तथा रक्त प्रवाह द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो पचित किए हुए अणु होते हैं वो आंत्र की दीवारों को पार कर रक्त में प्रवेश कर जाते हैं तथा रक्त प्रवाह द्वारा अवशोषित कर दिए जाते हैं। और चौथा स्टेप हमारा है स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। तो जो स्वांगीकरण है, अवशोषित अणुओं का शरीर में विभिन्न प्रकार से उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है। जो हमारे अवशोषित अणु हैं शरीर में, जो वो विभिन्न प्रकार से जो उपयोग किया जाता है, उनका उपयोग हमारे शरीर में हो जाता है, उसे ही हम स्वांगीकरण कहते हैं। यह ऊर्जा वृद्धि विकास करने में सहायक होता है। जो और पांचवा स्टेप हमारा है बहिक्षेपण। जो हमारा बहिक्षेपण है या इंजेक्शन है, इन सभी प्रक्रियाओं के बाद भी कुछ अणु शेष रह जाते हैं। जो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, जो जितनी चारों प्रक्रियाएं होती है, इन प्रक्रियाओं के बाद भी जो कुछ अणु होते हैं वो शेष रह जाते हैं, वो पचित नहीं होते हैं, जिनका शरीर द्वारा बाहर निकलना बहिक्षेपण कहलाता है। जो शेष बचते हैं उन अणुओं का शरीर से बाहर निकलना ही बहिक्षेपण कहलाता है। बहिक्षेपण के बाद अब हम देखेंगे मनुष्य में पोषण, न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो जो मनुष्य में पोषण होता है, मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी होते हैं जो कि शाकाहार के साथ साथ मांसाहार भी ग्रहण करता है। वो शाक सब्जियों के साथ साथ मांस भी खाता है या ग्रहण करता है। मनुष्य में जटिल एवं पूर्ण विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। जो मनुष्य में पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण विकसित होता है। तो हम इसके बाद देखेंगे आहार नाल के बारे में। जो हमारा आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल। जो आहार नाल एक लंबी पेशीय नलिकानुमा संरचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 8 मीटर होती है। जो हमारा आहार नाल होती है वो एक लंबी पेशीय नलिकानुमा संरचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 8 मीटर होती है। आहार नाल मुख से लेकर मलद्वार तक फैली होती है। जो हमारी आहार नाल होती है वह मुख से लेकर मलद्वार तक फैली होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी प्रोसेस के दौरान वो आहार नाल में ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। हमारी प्रत्येक भाग में विभिन्न अवयव जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा इत्यादि पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। जो हमारे इसके भाग जो होते हैं, प्रत्येक भाग में विभिन्न अवयव, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा इत्यादि पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि आहार नाल के विभिन्न भाग तथा उनमें भोजन का पाचन कैसे होता है। तो जो भोजन का पाचन होता है, हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में भोजन कैसे ग्रहण होता है, कैसे उसका पाचन होता है, और हमारे जो पाचन तंत्र के भाग होते हैं वो कौन कौन से भाग होते हैं जिनमें हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मुख से। तो जो हमारी मुख में होता है, मुख में हमारे दांत होते हैं और जीभ होता है, और यही मुख में ही हमारे लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि स्टार्च का पाचन करती हैं। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे गले के पास में ग्रसनी होती है, ग्रसनी, और फिर आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास ग्रासनाल होती है। ग्रासनाल से भोजन होते हुए आमाशय में आता है। जब आमाशय जो होता है वो जी आकार का होता है। भोजन हमारा आमाशय में आता है। आमाशय में आने के बाद भोजन फूड पाइप से होते हुए वह और पित्त रस या यकृत के साथ में और अग्नाशयी रस मिक्स होते हुए हमारा छोटी आंत में आता है। तो जो हमारी छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से फिर वह छोटी आंत से होते हुए फिर बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं।
छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं और बड़ी आंत के भी 3 पार्ट, ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम अभी उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, बाकी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट में हमारा होता है मलद्वार। यहाँ पर एक छोटा सा पाया जाता है अपेंडिक्स। ये जो होता है ये हमारा अवशेषी अंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में कि भोजन कैसे प्रवेश करता है और कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे इसमें एंजाइम्स मिलते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो मुख या मुख गुहा होता है, माउथ एंड बकल कैविटी। जो माउथ होता है, मुख आहार नल का प्रथम भाग होता है। मुख मुख गुहा में खुलता है। जो मुख गुहा में दांत जीभ उपस्थित होते हैं। जो मुख गुहा में दांत और जीभ उपस्थित होते हैं। जीभ का जो कार्य होता है भोजन में लार को मिलाना, भोजन को मुख में घुमाना, ये जीभ के कार्य होते हैं। जीभ पर अनेक प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन का स्वाद बताती हैं, जैसे मीठा है, नमकीन है या कड़वा है, इसका स्वाद बताती हैं। जीभ पर कलिकाएं उपस्थित होती हैं। मुख में 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख में जो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, म्यूकस, सिलेबरी ग्लैंड या जिसे लार ग्रंथि कहते हैं, एमाइलेज तथा टाइलिन नामक विकर पाए जाते हैं जो भोजन में स्टार्च का पाचन कर माल्टोज में बदलते हैं। मुख में केवल और केवल स्टार्च का पाचन होता है, बाकी किसी भी चीज़ का पाचन नहीं होता है। फिर आगे हमारा है ग्रसनी या ग्रसिका, जिसे हम फेरिंक्स या ओसोफेगस कहते हैं। तो जो हमारी ग्रसनी है, ग्रसनी का आकार जो होता है वो कीप नुमा संरचना होती है। इसमें कोई भी पाचन नहीं होता है, बल्कि इसमें क्रमानुकंचन द्वारा भोजन को आगे अंदर की तरफ पेट की तरफ ढकेला जाता है। जिससे क्रमानुकंचन जो गति होती है तो हमारी वो इस टाइप से होती है, ऐसे ऐसे होते हुए जिससे हमारा भोजन नीचे की तरफ खिसकता जाता है। फिर आगे हमारा है अमाशय। अमाशय जो है हमारा है, अमाशय जे आकार का सबसे चौड़ा भाग होता है। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो भाग होता है या आहार नल का जो हमारा भाग होता है वो सबसे चौड़ा भाग होता है अमाशय। अमाशय में जठर रस जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। जठर रस में म्यूकस, प्रोटीन, पेप्सिन नामक बेकर भी उपस्थित होते हैं। और अमाशय में हमें HCl मिलता है। जो जठर रस होता है, जठर रस में हमें HCl मिलता है। जो HCl होता है, HCl का जो महत्व होता है हमारे शरीर में, तो HCl का फुल फॉर्म है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जठर रस अम्लीय होता है। जठर रस जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक की वजह से अम्लीय होता है। जठर रस में उपस्थित जो पेप्सिन जो होता है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है। यह पेप्सिन HCl के साथ सक्रिय होकर प्रोटीन का पाचन करता है। जो जठर रस है वो HCl के साथ मिलकर पेप्सिन के साथ मिलकर HCl जो हमारा है वो पेप्सिन के साथ मिलकर सक्रिय होकर प्रोटीन का पाचन करता है। HCl जीवाणुओं को नष्ट भी करता है। फिर लास्ट में हमारा है कि छोटी आंत। अब हम छोटी आंत के बारे में जो देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसकी लंबाई जो होती है वो 6.5 मीटर होती है। मतलब ये पूरे कैनाल्स पूरे एलिमेंट्री सिस्टम की सबसे सबसे लंबी पार्ट होती है। जो आहार नल का सबसे लंबा भाग होती है, बड़ा भाग होता है। जो छोटी आंत होती है 3 भाग होते हैं, पहला डेडुनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। अब हम देखेंगे ग्रहणी। ग्रहणी जो होती है छोटी आंत्र का भाग होती है। जो ग्रहणी में है उसमें अग्नाशयी रस पाया जाता है। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन होता है। जो हमारा भोजन अमाशय से आता है, अमाशय से भोजन ग्रहणी सबसे पहले छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग में आता है। और एक हमारा पॉइंट है कि यकृत में संश्लेषित पित्त रस ग्रहणी में वसा का पाशीकृत करता है। जो पायसीकरण है, पायसीकरण का मतलब ये होता है कि जो वसा की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। आगे हमारा है अग्नाशयी रस। जो अग्नाशयी रस है इसमें एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। जिसमें एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। आगे हमारा एक नोट है कि इसमें जो छोटी आंत होती है इसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। छोटी आंत्र की दीवारों में उपस्थित जो बिलाई होती है, अंगुली नुमा संरचना होती है, वो रक्त कोशिकाओं द्वारा भोज्य पदार्थों को स्वांगीकरण कर लेती है या अवशोषित कर लेती है। और आगे हमारा है कि बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यह सबसे अंतिम भाग होता है। तो जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कॉलम, मलाशय। इसमें जल का अवशोषण किया जाता है, बाकी सभी
पदार्थों या पोषक तत्वों का जो है छोटी आंत में अवशोषण कर लिया जाता है। लास्ट में हमारा होता है बहिक्षेपण। जो बहिक्षेपण है वो जो भोजन पचने के बाद जो जो कुछ कण बच जाते हैं, जो अवशेष के रूप में, शेष रूप में बच जाते हैं, उन्हें बिना पचा भोजन जो होता है वो मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो लास्ट में हमारा आप लोगों से क्वेश्चन है कि जठर रस किसकी उपस्थिति में अम्लीय होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगली वीडियो हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और अगली बार हम अगली टॉपिक में हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। तो श्वसन के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जितनी भी वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।